हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेवा कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जेनेवा कन्वेंशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर अभिस्वीकृति हुई थी उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रह गया था इसमें जेनेवा अभिसमय के बाद जो इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल इसमें ऐड किए गए, जो बाद में इसके प्रोटोकॉल हुए थे, फर्स्ट सेकंड प्रोटोकॉल, और उनके बाद जो थर्ड प्रोटोकॉल हुआ उनके बारे में हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें जिनेवा अभिसमय के 1949 पर जो फर्स्ट और सेकंड प्रोटोकॉल हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। जेनेवा अभिसमय 1949 में जो बनाया गया था, जो कन्वेंशन हुआ था, उसमें इसके जो क्षेत्र थे बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाए थे। इसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे जो बाद में महसूस हुआ कि ये पॉइंट्स इसमें और जोड़े जाने थे, जो कि इसमें जुड़ने से रह गए हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सम्मेलन 1968 में जो हुआ, तेहरान में आयोजित किया गया, इसमें कहा गया जो एग्रेशन से जो मानव अधिकारों की में जो दुख होते हैं, दुखद परिणाम जिसमें होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उसके लिए एक ऐसा एक्ट बनाया जाना चाहिए सशस्त्र संघर्ष के लिए कि जिसमें ऐसे दुख पहुंचाने वाले जो एक्ट किए जाते हैं उनको ना पहुंचाने के लिए सारे समुदाय की, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनके लिए बाध्यता हो कि वो ऐसे कष्टों को ना पहुंचाए जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं उस समय में। तो इनको समाप्त करने में, जो ऐसे संघर्षों के समय में जो परेशानियां होती हैं उनको समाप्त करने में सहयोग करें। जैसे आपको बताया कि शांति काल में जो मानव अधिकार होते हैं उनके लिए जो होता है, जिसमें जो बोनाफाइड जो पार्ट होता है जिसका, उसको फेवर किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध समय के लिए, चाहे वो जिन राज्यों के मध्य में युद्ध हो रहा है उसमें से कोई अगर गलत कर रहा है, चाहे आक्रामक हो चाहे आक्रमणकर्ता हो, तो उन दोनों में से किसी भी एक के लिए ये मानवीय अधिकार जो होंगे वो दोनों के लिए समान रूप से लागू होंगे। और जो मानव अधिकार हैं वो उन राज्यों के मध्य प्रभावी होते हैं जो पक्षकार उसको अपनी ट्रीटी द्वारा एक्सेप्ट करते हैं या उनके बीच में कोई संधि होती है। लेकिन मानवीय अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चाहे कोई राज्य उसको स्वीकृति दे, चाहे उसका अनुसमर्थन करे और चाहे ना करे, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार हैं तो ये अधिकार जो हैं तो ये सबके लिए समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसे जो सशस्त्र युद्ध होते हैं, जो वॉर होते हैं, इनके लिए जो सिविलियन हैं, युद्धबंदी हैं, और इसमें जो योद्धा हैं जो कि बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके लिए जो उपाय सुनिश्चित किए जाने हैं, उनके लिए अपेक्षा की गई कि क्या क्या इसमें किया जाएगा। तो जो महासभा में सशस्त्र संघर्षों की मूलभूत मानवीय विधि सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता को मान्यता दी गई। इसमें पहला पॉइंट ये रखा गया कि विद्यमान मानवीय अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के बेहतर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसको कौन सा अच्छे से अच्छे तरीके से, किस तरीके से इसमें कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए कार्य करने के लिए। और सेकंड था जो सिविलियन हैं, बंदी हैं और सशस्त्र संघर्ष के जो योद्धा हैं उनके लिए कैसा मानवीय कृत्य किया जाएगा, उनके साथ कौन से कृत्य किए जाएंगे और कौन से नहीं किए जाएंगे, इनके लिए एक क्या हुआ, रिटर्न दस्तावेज तैयार करने की बात हुई। इसमें 1969 से और 1970 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई महासचिव द्वारा, जिसमें ये रिपोर्ट तय की गई कि इसमें जो मॉडिफाई करने की जो संघर्षों की विधि है, जो सशस्त्र संघर्षों की विधि है, उसको मॉडिफाई करने के लिए अपेक्षा की गई कि इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और इसके बाद इसमें रेड क्रॉस कि आपको बताया गया, जैसे रेड क्रॉस से रिलेटेड जो साइन होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया, जो रेड क्रॉस वाले साइन को लेकर के, जैसे युद्ध बंदियों के लिए, जो घायलों के लिए और सैनिकों के लिए कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को इन
चिन्हों को प्रयोग करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो इनकी मदद में लगे रहते हैं। इसमें जो कूटनीतिक सम्मेलन 1974 में जेनेवा में आयोजित किया गया, इसको 8 जून 1977 में आईसीआरसी के तत्वाधान में, जो 1948 में इसके बिहाफ में दो और प्रोटोकॉल इसमें अंगीकार किए गए। फर्स्ट प्रोटोकॉल में ये था कि जो शिकार हुए लोग हैं, जो युद्ध में संघर्ष में सशस्त्र संघर्ष में शिकार हुए लोग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए था। कैसे, जो उनमें संघर्ष में जो व्यावसायिक मिशन में लगे हुए लोग थे, उनको संरक्षण देने के लिए था। और जो सेकंड प्रोटोकॉल था वो ऐसे वॉर में शिकार व्यक्तियों के संरक्षण से जो सीमा के अंदर होते हैं, जो सीमा के अंदर सशस्त्र संघर्ष होते हैं किसी समूह का, या अपने राइट को लेकर के जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं, तो उसमें जो लोग जो उस कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार होते हैं, उन समूहों के बीच हुआ है कोई भी सशस्त्र संघर्ष, तो उन पर लागू किए जाने के लिए ये प्रोटोकॉल तैयार किए गए। लेकिन इसमें ये चीज़ सशर्त थी कि ये जो ऐसे हैं दंगे, हिंसा आदि कृत्यों में इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग वहीं पर होगा जहाँ पर क्या होगा, युद्ध या सशस्त्र संघर्ष हो। अगर वो संघर्ष सशस्त्र नहीं है और अशांति के मामला है केवल, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। यूरोपीय मानव अधिकार अभिसमय जो 1950 में आया, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संविधा 1966 में आई, जो सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकार की गई। इन पर भी ये दोनों इसीलिए लाए गए थे कि किनके लिए, अशांति के मामलों के लिए। लेकिन इसको जो मानवीय अधिकार लाया गया, वो किसके लिए लाया गया, युद्ध के समय के लिए। ये दोनों प्रोटोकॉल 12 दिसंबर 1979 को बर्न में सिग्नेचर कर दिए गए, और ये फर्स्ट प्रोटोकॉल और सेकंड प्रोटोकॉल के तौर पे कब से लागू हो गए, 17 दिसंबर 1979 से लागू हो गए। इसके अलावा जिनेवा अभिसमय 1949 में एक थर्ड प्रोटोकॉल भी आया। इस थर्ड प्रोटोकॉल में जो सदस्य राज्यों ने, जो 8 दिसंबर 2005 को जो इसके सदस्य राज्य थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर दिया। इसमें रेड क्रॉस के लिए, जैसे एक तो रेड क्रॉस का साइन एक्सेप्टेबल था, एक रेड क्रेसेंट का था। इसके अलावा एक रेड क्रिस्टल करके एक और प्रतीक चिन्ह को मान्यता दी गई, जो कि ऐसे युद्ध के समय में इन युद्धबंदी, घायल सैनिक और पोतों, इनमें यूज़ किया जा सके, जो लोग इनके मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस जो प्रतीक चिन्ह लाया गया, इसमें काफ़ी जो इस्लामिक राज्य थे, उन्होंने इसके विरुद्ध मतदान किया, इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुछ राज्यों को ने इसको मतदान से अलग रखा और इसको स्वीकृति प्रदान करने की बात की गई। कुछ लोगों ने तो वोट ही कास्ट नहीं किया इसमें। और महासभा के 2006 की छठी समिति में एक नोट द्वारा ये जो थर्ड प्रोटोकॉल था, इसको अंगीकार कर लिया गया, और जो क्रिस्टल क्रॉस, क्रेसेंट क्रॉस शब्दों को एक समान मान लिया गया कि एक समान अर्थ के होंगे। और इसमें क्या होगा कि जो युद्ध के समय जो नागरिक इमारतें हैं या वाहन हैं, और जो लोग इन सेवाओं में लगे हुए हैं, युद्ध बंदियों के लिए, युद्ध में घायल लोगों के लिए, या डिस्ट्रॉय हुए युद्ध पोतों के लिए, तो वो इन क्रिस्टल और ये रेड क्रॉस और इनके साइन को यूज़ करेंगे, तो उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, उनको इससे अलग रखा जाएगा, युद्ध में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उनको अगर वो इनका कोई सामान अगर दूसरे युद्ध के दूसरे भाग पक्षकार द्वारा मिल भी जाता है, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये युद्ध के नियमों से के लिए है, क्योंकि ये युद्ध के जो घायल लोग हैं उनकी सेवा के लिए यूज़ किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, जैसे आप पहले भी बताया जा चुका है कि ये नियम और मानव अधिकार
नियम और संधियों से बने होते हैं। जो इसके पक्षकार राज्य होते हैं ये उन पर ही बाध्य होते हैं। लेकिन मानवीय प्रकृति क्या, मानवीय विधि क्या है, ये जब इसका कोई कॉन्वेंशन लागू हो जाता है या इसका जो भी इसका नियम बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए, ये एक रूढ़िगत नियम का सृजन होता है। इसका मतलब ये रूढ़िगत माना जाता है कि ये रूढ़िगत नियम है और कोई राज्य इसका अनुसमर्थन करे चाहे ना करे, लेकिन ये सभी राज्यों में एक समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। और ये ऐसे नियमों का स्वरूप रखते हैं जैसे कि वो रूढ़िगत हों और वो हमेशा से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय विधि है, ये मानव हित के लिए ज़रूरी है। इसमें हेग और जिनेवा सम्मेलन जो अभिसमय हुए उनमें इसको विस्तृत स्वीकृति इसको प्रदान की गई कि ये ऐसे मानवीय विधियों को स्वीकृत किया जाना चाहिए और इनका अनुसमर्थन किसी राज्य ने किया हो चाहे ना किया हो, ये समान रूप से सभी राज्यों के लिए लागू किया जाना ज़रूरी है, ये लागू किया जाएगा। इसमें कौन कौन से जो ऐसे अभिसमय में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो इसमें लाए गए, इसमें फर्स्ट है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ वुडेड एंड सिक पर्सन, घायल और बीमार जो व्यक्ति हैं उनके संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, और जो चाहे समुद्र के सशस्त्र बल के सदस्य हों, ध्वस्त पोत के सदस्य हों, इनकी देखभाल करने को लेकर के इसमें अभिसमय में बिंदु लाया गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन टू मेडिकल यूनिट एंड एस्टेब्लिशमेंट मटेरियल एंड व्हीकल्स, जो चिकित्सकीय इकाइयां हैं, जो सामग्री है, वाहनों का संरक्षण है, जो चिकित्सकीय सामान है चाहे चिकित्सकीय गाड़ियां हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि वो घायल व्यक्तियों की सेवा के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और जो सचल चिकित्सक जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं उनकी अगर कोई सामग्री शत्रु के हाथ पड़ जाती है तो उसको भी आरक्षित किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय वो नहीं कर सकते हैं। और जिन चीज़ों में रेड क्रॉस के प्रतीक चिन्ह यूज़ हो रहे हैं, अगर वो सही तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं तो ऐसे प्रतीक चिन्ह यूज़ किए हुए वाहनों को, व्यक्तियों को इन चीज़ों से, युद्ध से अलग समझा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है शवों के साथ व्यवहार या ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडीज़। अगर विपक्ष के किसी जो शत्रु पक्ष का अगर सैनिक है, कोई घायल व्यक्ति है, तो उसके शरीर के साथ गलत हरकत नहीं की जाएगी, उसको क्षत विक्षत करके नष्ट नहीं किया जाएगा। उसको अगर कोशिश उसके लिए ये किया जाएगा कि उस शवों को एकत्रित करें, अगर वो जलाने वाले जो भी उनके ट्रेडिशन है, जलाना हो चाहे दफनाना हो, उनको जलाया जाए या दफनाया जाए। और ये अपेक्षा की जाती है कि जेनेवा ये कॉवेनेंट जो है 1949 का, जो नयाचार में भी ये प्रावधान किया गया है कि जो मृतक हैं उनको ढूंढें, उनकी शिनाख्त करें और मृत शरीर को जो भी अवशेष हैं या तो उनको सम्मान से वापस करें या उनका रखरखाव करें और चिन्हित करके या उनको क्या बोलते हैं कि उनको उनकी अंत्येष्टि की जाए। युद्धबंदी, प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर कोई युद्धबंदी है, सशस्त्र युद्ध के समय का है, चाहे अगर ऐसा पकड़ा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को पकड़े गए राज्य के सभी व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे राज्य युद्धबंदी से जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना करें, जो किसमें तय किया गया, जिनेवा कन्वेंशन में, रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। 12 अगस्त 1949 को जो अनुच्छेद 4 है उसमें ये प्रावधान किया गया कि युद्धबंदियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। सिविलियन जनसंख्या का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के लिए ये है कि पॉपुलेशन के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए हिंसा, निर्दयता और इस टाइप के आतंक पैदा करने वाले कार्य नहीं किए जाएंगे। और इसको आवश्यक बना दिया गया कि जो आर्टिकल 27 to 33 है कि युद्धमान राज्य क्षेत्रों में कि ये लागू किया जाएगा कि कोई भी सिविलियन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उनको प्रपीड़न नहीं किया जाएगा, उनका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और उनको संरक्षित किया जाएगा। बल प्रयोग के साधन के तरीके व सीमाएं, तो
इसमें है कि कितना बल इसमें प्रयोग किया जा सकता है या कैसा किया, कितना किस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है केवल, और ये ऐसे राइट असीमित नहीं है। युद्ध को ऐसे कि अमानवीय बनाने से और पाशविक बनाने से रोकने के लिए जो 1977 में अतिरिक्त प्रोटोकॉल लाया गया, एडिशनल प्रोटोकॉल लाया गया, तो उसमें कहा गया कि ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको अंगीकार किया जाएगा युद्ध के समय में, जिनको माना जाएगा, जिसमें है कि हथियारों को और जो भी युद्ध सामग्री है वो इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा जो मानवों को अनलिमिटेड पीड़ा ना पहुंचाए, बहुत अनावश्यक पीड़ा ना पहुंचाए। और नेक्स्ट है इसमें ऐसे तरीकों और साधनों का प्रयोग प्रतिषिद्ध रहेगा जो प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी समय तक घोर क्षति पहुंचाती हो, जो नेचर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले तरीके हैं, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा। विश्वासघात का आश्रय लेके वध करने की, उपहति करने की और बंदी करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है कि उनको विश्वासघात के करके कोई इस तरीके का कार्य नहीं करेगा। अगर कोई वायुयान से पैराशूट से उतर रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर हमला करना प्रतिषिद्ध किया गया है। और ऐसे शत्रु पर जो युद्ध क्षेत्र के लिए अयोग्य हो गया हो, बाई चांस वो बीमार है या घायल है, तो ऐसे व्यक्ति पर हमला करना भी प्रतिषिद्ध किया गया है। गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष की विधि, गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष की जो विधि है उसमें है कि सिविलियंस को परेशान नहीं किया जाएगा और उनके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि सिविलियन, चाहे उनकी बिल्डिंग्स हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे सिविलियन हो, उनको परेशान किया जाए। इसमें कई प्रकार के, जैसे अंगोला, गुयान, बिसाओ, कोसोवा, ऐसे काफ़ी ऐसे पहले वो हुए हैं, संघर्ष हुए हैं जिसमें व्यक्तियों को परेशान किया गया। तो इसमें दिया गया कि ऐसे उनको परेशान, सिविलियंस को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र पे क्राइम माना जाएगा। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके मूल वंश, रंग, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा कि जिससे उसको, जैसे व्यक्तियों को जो युद्ध बंदी हैं या ऐसे समय के सिविलियन हैं उनके साथ, उनके शरीर के साथ हिंसा करना और उनका हत्या करना या उनका अंग विच्छेद करना, ऐसा नहीं किया जाएगा। उनको बंधक नहीं बनाया जाएगा। ये लॉज बनाए गए हैं उस समय। और उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, ये सब प्रतिषिद्ध किया गया है। और दंडादेश पारित किया जाना और न्यायालय द्वारा सुनाए गए, अगर न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अगर निर्णय दिया जाता है तो न्यायालय के निर्णय तो अलग बात है, अगर निर्णय के अतिरिक्त निर्णय निष्पादित होने से पहले उससे इस प्रकार का कोई कार्य करना प्रतिषिद्ध किया गया है। और घायल, बीमार व्यक्तियों को एकत्र करके इलाज कराया जाना चाहिए। रेड क्रॉस समिति द्वारा उसको सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। एक इसमें आता है कि इंटरनेशनल कारगिल संघर्ष में क्या किया गया है। कारगिल संघर्ष के समय, जिस समय इंडियन जो वो थे, भारत का और पाकिस्तान का सशस्त्र युद्ध हुआ था, उस समय किस तरीके की एक, आपने देखा होगा कि इसमें भारत के कुछ सैनिक थे, जो 6 सैनिक थे भारतीय सेना के, उनको पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे, कुछ रास्ता उनका भटक करके चले गए थे, तो उनके साथ उनके शत विक्षत शव मिले। किसी की आंख निकाल दी, किसी के कान काट लिए, किसी के प्राइवेट पार्ट्स कट कर दिए गए। तो ऐसे में, और उनको बहुत, उनकी बॉडी की बहुत बुरी दुर्दशा करके उनको उनके शव फिर वापस भेजे गए थे, जिसमें और भेजा गया तो जिसको माना गया कि ये बहुत गलत कृत्य है, ये विधि विरुद्ध कृत्य है और ऐसे कार्यों को को प्रतिषिद्ध किया गया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक गंभीर अपराध के तौर पे माना गया, क्योंकि ये इससे पहले कॉन्वेंशन में आ चुका था। ये हमारा सेकंड
टॉपिक थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।